Hello and welcome to Sprint UPSC. We were covering class 12th NCERT मैक्रोइकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे थे। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लास्ट रिसेंट वीडियो में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में हम लोगों ने हल्का सी डिस्कशन करी थी। एक और टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शुरू करा था वो था जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस तरह डिफाइन किया था कि नॉमिनल जीडीपी को और रियल जीडीपी को हम लोग डिवाइड करते हैं। दिस इज रियल जीडीपी। इनको डिवाइड करने के बाद जो हम लोगों के पास नंबर आता है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन वन, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, जनरल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं उन सभी में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। और अगर ये लेस देन वन है तो हम लोग कहेंगे ये डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन कम हुआ है या फिर डिफ्लेशन आया है इन जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तो ये तरीका है आपके जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू चेंजेस इन प्राइस को नापने का कि कितना चेंज आया है प्राइस में। लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड इंडिसेस भी बनाए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो जीडीपी डेटा तो आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आता है। और इन्फ्लेशन इंडिसेस क्या होता है, आपको रियल टाइम में ट्रैक करने का मौका देता है। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर से थोड़ा ज़्यादा जल्दी ये आना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपको सीपीआई से और डब्ल्यूपीआई से इन्फ्लेशन को मेजर करना जीडीपी डिफ्लेटर के कंपैरिजन में थोड़ा आसान रहता है। अब सीपीआई को हम लोग समझते हैं क्या होता है, या इंडिसेस को ही समझते हैं क्या होते हैं, कैसे इंडिसेस बनाए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। सपोज कर ले अपने हाउस होल्ड एग्जाम्पल में ही कि आपके घर में, ये आपका हाउस है, आपके घर में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे रेंट और फिर आपका राशन में आटा, दाल, ये सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है। देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल और फिर उसका आप कर लेते हो बाकी चीज़ें कि मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स में आप ट्रैवल आपने डाल दिया, ट्रैवल और फिर एंटरटेनमेंट, इन सब में। अब इन सब में आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। मान लेते रेंट में आप 10,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, राशन में आप 20,000 खर्च कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 5,000 के आसपास है, देन ट्रैवल में आप 5,000 रुपये खर्च कर देते हो और एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इतना ही खर्च कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपका एक इंडिसेस बन गया कि मैंने ये इतना खर्चा करता हूँ। अब ये एक टाइम पीरियड है, मान लेते हैं ये 1 जनवरी को ये सिचुएशन थी और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि आपने घर नहीं बदला है, राशन की क्वांटिटी भी आपने चेंज नहीं करी है और ना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में चेंज आया है, ना ही आपके ट्रैवल करने के तरीक़ों में चेंज आया है, ना एंटरटेनमेंट के जो साधन थे उसमें चेंजेस आए हैं। तो हम लोग देखते हैं रेंट आपका 10,000 से 15,000 हो चुका है, राशन में 25,000 हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अब 7,000 आपको पे करना पड़ रहा है, ट्रैवल के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी 8,000 के अराउंड हो चुके हैं और एंटरटेनमेंट के लिए जो जनरल था वो अभी 5,000 ही है। कहने का मतलब है कि उसी घर में 31 दिसंबर, ये हम लोग टाइम ले लेते हैं 31 दिसंबर, उसी घर में जब मैं 10,000 दे रहा था तो 1 साल के बाद अब मुझे 15,000 देना पड़ रहा है। वही सारी चीज़ें खाने के लिए जब मुझे राशन पे 20,000 खर्च करना पड़ रहा था, अब मुझे 25,000 खर्च करना पड़ रहा है। तो मैंने इसको बेस माना, 1 जनवरी से कंपेयर करा और 31 दिसंबर को देखा कि मेरे प्राइसेस में, मेरे खर्च करने में जो भी चीज़ें मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता था उसमें चेंज कितना आया। तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि इन्फ्लेशन कितने परसेंटेज बढ़ा है। यहाँ पे आप टोटल अगर आप देखते हैं तो ये हो जाता 30 + 15 विच इज़ 45,000 सारे खर्चे थे। देन ये है 40 + 15 55 एंड देन 60,000, तो 60,000 मतलब कुल मिला के 15,000 का चेंज आया है। और इसको अगर आप 45,000 से डिवाइड करते हैं, थोड़ी सी मैथ मैंने यूज़ करी है, तो आपको पता चलेगा 33% इन्फ्लेशन बढ़ा है आपके इस बेस टाइम पीरियड से 31 दिसंबर तक। तो ये अपने हाउस होल्ड
एग्जाम्पल हमने लिया, उसमें देखा कि कैसे हम लोग इंडिसेस बनाते हैं। अब इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में भी हम लोग इंडिसेस बनाने के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी गुड्स को यूज़ करा जा रहा है। पहले WPI को देखते हैं, एक बेस ईयर रखते हैं, वी हैव वन बेस ईयर मान लेते हैं 2012। अब 2012 में कुछ गुड्स हम लोगों ने एक इंडेक्स में डाल दी, एक इंडेक्स बनाया, उसमें अलग अलग गुड्स हम लोगों ने डाल दिया, 1 गुड 2 गुड्स 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये नंबर 7। सपोज़ ये आपके सामान है। अब उनका दाम 2012 में कितना था, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब उनका प्राइस यहाँ पे डालेंगे 2012 में कितना था, तो हम लोग देखेंगे कि होलसेल लेवल पे, होलसेल में उनका प्राइस क्या था, ठीक है, ना कि मार्केट में। आपको पता होगा होलसेल से मार्केट में आने के बीच में प्राइस में चेंजेस आ जाता है, क्योंकि टैक्स लग गया होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई होती है, ऑल दीज थिंग्स। तो होलसेल लेवल पे क्या प्राइस था, सपोज ये है 100, ये भी 100 है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने सबको 100 अलॉट कर दिया कि सबका प्राइस 100 था। अब हम लोग ये देते हैं कि किसका किसका यूज़ कितना हो रहा है। मान लो गुड्स 1, टोटल कंजप्शन में से इसके ऊपर कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है, 7 गुड्स हैं, 7 में से सबसे ज़्यादा कंजप्शन मान लेते हैं इसका 10% कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आप ज़्यादा खरीदते हो। अब दाल है, वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आप उतनी खरीदोगे। ऑब्वियसली पेट्रोल पे आपका खर्चा दाल से ज़्यादा होगा, क्योंकि पेट्रोल आप डेली में खर्च कर रहे हो, दाल कितना खा पाओगे एक महीने में, लेकिन पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उन सबको हम लोग वेटेज दे देते हैं, इसमें 20%, इसको हम लोगों ने 30% वेटेज दे दिया, फिर इसको 4% वेटेज दे दिया, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, ये हम लोगों ने वेटेज दे दिया। फिर हम देखते हैं 2021 में गुड 1 का प्राइस कितना है। गुड्स 1 का प्राइस अब हो चुका है 200 रुपये हो गया, मान लेते हैं, डबल हो गया जस्ट, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इसमें 100% इंक्रीज़ आया है, और क्योंकि इसका प्राइस 10% था, तो जो भी इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है उसका केवल 10%, मतलब 100% इंक्रीज़ हुआ है, तो मतलब 100 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 रुपये का केवल 10% हम लोग अकाउंट करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें 150 हो गया है, तो 1.5 टाइम्स हो गया। अब क्योंकि ये 20% यूज़ होता है, तो 1.5 टाइम्स, या फिर 50 रुपीज़ का जो 20% हुआ वो हुआ 10 रुपीज़। इसका भी हम लोगों ने 10 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया कि 10 रुपीज़ ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो चुका है। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को पता चलेगा कि प्राइस टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इन दोनों के प्राइसेस को हम लोग कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम लोगों के पास पता चलेगा कि कितना चेंज आया है प्राइस में। या फिर अगर हम लोग वेटेज को निकाल देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, हमें स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठना है, हम लोगों को केवल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर, तो सिंपल सी बात है, इसमें और इसमें प्राइस में इतना चेंज आया है, तो यहाँ पे एक टोटल एग्रीगेट प्राइस है, मान लेते हैं ये 1 लाख का है, और वही गुड्स एंड सर्विसेज अब जो मिल रही हैं वो अब मिल रही हैं आपको 2 लाख की। तो इन 9 सालों में हम लोग कह सकते हैं 100% इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में, ठीक है। दिस इज 100% WPI। ये हम लोगों ने WPI करा। अगर हम लोग देखें हम लोगों ने इसमें किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने एक इंडेक्स बनाया, ठीक, इंडेक्स में फिर गुड्स को हम लोगों ने ऐड करा कि कौन से गुड्स यूज़ होते हैं, उनका होलसेल प्राइस बेस ईयर में कितना था, और उनका होलसेल प्राइस आज कितना है, ठीक। अब दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करा, दोनों के में जो चेंज है, चेंज को मेजर करा, और वो हम लोगों को पता चला कि इन्फ्लेशन में किस रेट से इस टाइम में बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट हम लोगों को ये पता चला है। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, ये WPI में था, हम लोगों ने WPI को करा। अब WPI के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि ये होलसेल पे प्राइसेस को मेजर करता है। होलसेल पे आप गुड्स के प्राइसेस को तो मेजर कर सकते हो कि दाल होलसेल पे इतने है, मार्केट में इतने में बिक रही है, प्याज इतना होलसेल में है, मार्केट में इतने में बिक रही है, पेट्रोलियम इतना है, और पेट्रोल पंप में पहुंचा तो टैक्स वगैरह लग के, वैट लग गया, एक्साइज टैक्स लग गया, इतने में आपको मिल गया। सर्विसेज को कैसे मेजर करोगे? अब ऐसा थोड़ी है कि सर्विसेज
होलसेल कहीं पे सर्विसेज की होलसेल मंडी है, फॉर एग्जांपल ट्यूशन की एक होलसेल मंडी है, वहाँ पे इतने की है, लेकिन मार्केट में चले जाते हैं तो वो सर्विसेज उतने की है। या फिर आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर होलसेल में इतने का बिक रहा है और मार्केट में आके इतने का बिक रहा है। अब सर्विसेज सेक्टर की तो कोई होलसेल मंडी होती नहीं है। फाइनेंस को ही देख लेते हैं, लोन होलसेल में इतना मिल रहा है होलसेल मार्केट में और बैंक में इतना मिल रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। सर्विसेज को WPI ट्रैक नहीं कर पाता है इस वजह से, क्योंकि सर्विसेज होलसेल और मार्केट में डिफरेंस नहीं होता, वो मार्केट सीधा कॉस्ट पे आती है। इसलिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको यूज़ करते हैं। सेम मेथड वहाँ पे भी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी पहले आप इंडेक्स बनाओगे, इस बार आप इंडेक्स में बजाय गुड्स के गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ऐड करोगे, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को ऐड करोगे, एक बेस ईयर सेट करोगे। बेस ईयर सेट करने के बाद आप उस साल का प्राइसेस देखोगे, प्राइसेस एट मार्केट प्राइसेस क्या हैं आप वो देखोगे, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको भी आप इंक्लूड करोगे, और फिर आप हर साल का चेंज मेजर करोगे, यू विल मेजर दी चेंज, और वहाँ से आपको इन्फ्लेशन रेट पता चल जाएगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों में बस एक फ़र्क है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करा जा रहा है और प्राइस लेवल जो है वो मार्केट प्राइस पे करा जा रहा है। मेथड सेम है। एग्जैक्ट मेथड मैंने नहीं समझाया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीज़ों को, कि वेटेज हम लोग डालना शुरू कर देंगे। ठीक, अब CPI और WPI में दोनों में एक खामियां हैं, एक खामी है या एक इसकी लिमिटेशन है कि ये केवल उन प्राइसेस के चेंजेस को मेजर कर सकता है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सॉरी, इसमें मतलब लिमिटेशन नहीं, इसकी एक प्लस पॉइंट है, ये जो मार्केट में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन सभी के प्राइस को मेजर कर सकता है। जबकि GDP डिफ्लेटर में, GDP डिफ्लेटर से भी हम लोग क्या कर रहे थे, GDP डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन ही नाप रहे थे। दो टाइम के नॉमिनल GDP और रियल GDP में हम लोगों ने फ़र्क देख लिया, तो उससे हम लोगों को पता चल गया कि कितने टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ा है। लेकिन GDP में जब हम लोग मेजर करते हैं तो GDP में केवल उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अवेलेबल हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं, विच आर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। ठीक है, अगर मारुति कार के प्राइस में चेंजेस आया है तो हम लोग मारुति कार के प्राइस में चेंजेस को ट्रैक कर लेंगे, लेकिन बाय चांस BMW के प्राइस में चेंज जो आया है वो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेड है, लेकिन वो मार्केट में तो बिक ही रही है। तो मार्केट में अगर वो बिक रही है तो उसका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करा जा सकता है, लेकिन GDP डिफ्लेटर के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा प्लस पॉइंट है GDP डिफ्लेटर में और CPI और WPI में, इन दोनों में एक डिफरेंस और एक प्लस पॉइंट है जो इंडिसेस का, जब हम लोग डेडिकेटेड इंडिसेस यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इन CPI एंड WPI द वेटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ फिक्स्ड बट इन GDP डिफ्लेटर इट चेंजेस एज पर प्रोडक्शन। देखिए अब यहाँ पे वेटेज में थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हम लोग देख लेते हैं, केवल दो गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ईज़। ये गुड वन है और ये सर्विस है। ठीक, इसका प्राइस था 100 रुपये और इसको वेटेज दिया था आप लोगों ने 30% कि ये मार्केट में 30% यूज़ होता है, और इसका प्राइस है 100 रुपये और ये मार्केट में 70% इसकी कंजप्शन है। ठीक, ये बेस ईयर में 2012 हम लोगों ने बेस ईयर सेट कर रखा है। अब 2021 में क्या हुआ, 2021 में इसका प्राइस चेंज होके 100 रुपये से 150 रुपीज़ हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि चेंजेस, क्योंकि इसका 30% वेटेज है तो 50 रुपीज़ इसका चेंज नहीं हुआ है, 50 रुपीज़ प्लस नहीं हुआ है, लेकिन 50 रुपीज़ का 30%, 50 रुपीज़ का 30% कितना हुआ आप देख लीजिए, ये हो गया 15%, ऑलमोस्ट यही हुआ ना। हाँ, 15 रुपीज़ में 15 रुपीज़ का चेंज आया है, और सर्विसेज में 100 से ये हो गया 180, और लेकिन इसका 70% वेटेज है, तो 80 रुपीज़ के चेंज को हम लोग मानेंगे कि ये इसमें 56 रुपीज़ का चेंज आया है। तो यहाँ पर, यहाँ से आपको अगर देखा जाए तो 150 प्लस 180, यहाँ पे 50 प्लस 80 का चेंज आया है, तो 130 रुपीज़ का यहाँ पे चेंज दिखाया जा रहा है।
लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एडजस्टमेंट करा है कि ऐसा नहीं है कि जितना मार्केट में प्राइस है पूरा का पूरा उतना बिक ही रहा है, क्योंकि कुछ सर्विसेज में ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और गुड्स में ज़्यादा कम खरीद रहे हैं, तो इस वजह से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है गुड्स के प्राइस बढ़ने से जितना सर्विस पे पड़ रहा है। तो टोटल इम्पैक्ट क्या हुआ, 15 + 56 दैट इज़ 71 रुपीज़ का चेंज आया है। और यहाँ से 271 डिवाइडेड बाई 200 हम लोग कर लेंगे तो इन्फ्लेशन रेट कितना हुआ है, इस तरह मेजर करते हैं। तो ये काम होता है बेसिकली ये वेट अलॉट करने का, कि हम लोग देखते हैं कि किसकी कंजप्शन ज़्यादा है। तो अगर सर्विसेज में प्राइस चेंज होता है तो लोगों को ज़्यादा तेज़ी से हिट होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलरेडी उनके जो इंडेक्स बनाने वाले हैं उनके हिसाब से 70% परचेजेस सर्विसेज में हो रही है। इस गुड में केवल 30% परचेज हो रही है, तो इसमें अगर प्राइस चेंज होता है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिसेस बनाने का एक पीछे का इंटेंशन ये रहता है कि उसको हम लोग जब वेटेज देते हैं। अब जो इंडिसेस यूज़ होती हैं उसमें एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि आपने एक बार वेटेज दे दिया है गुड्स एंड सर्विसेज को, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को, यहाँ पे हम लोगों ने केवल 2 ही रखे। जब आप वेटेज दे देते हो तो वो फिक्स हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन हर साल उतना ही हो रहा हो। अब 5 साल बाद जब रिवीजन होगी तब देखेंगे कि इसका वेटेज कितना चेंज हुआ। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में चेंजेस आए हैं उसको भी ट्रैक करने के लिए ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अब आपकी एक कार है, ठीक, कार आप 100 यूनिट्स बना रहे थे और एक कार आपकी थी मान लो 5 लाख की, 5 लाख, तो टोटल जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही थी वो 5 करोड़ की थी। अब हुआ क्या, ये 2012 के बारे में है, 2012 में। अब 2021 में क्या हो रहा है, वही कार आप 200 टाइम्स मतलब 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और वो 7 लाख की प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वैल्यू सीपीआई में आपने इसको अलॉटेड फिक्स कर रखी है, तो अब रियल प्राइस में क्या चेंजेस आया वो आप देखने के लिए, या रियल मनी फ्लो में मार्केट में क्या चेंज आया है वो सीपीआई से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग इसमें देख पाएंगे कि 7 लाख इंटू 200, तो ये हो गया आपका कुछ 14 करोड़ के आसपास, 14 करोड़ का फ्लो बन चुका है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का एक ये प्लस पॉइंट होता है कि मनी फ्लो में कितना चेंज आया है वो ट्रैक करने, डे ऑन एनुअल बेसिस वो ट्रैक करने में जीडीपी डिफ्लेटर में ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि हर साल वो देखते रहते हैं कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, साथ के साथ कितना उनका वैल्यू है मार्केट में। सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में होता क्या है कि एक बार हम लोगों ने वेटेज दे दी तो 3, 4, 5 साल के लिए जब तक रिवीजन नहीं होती है वो वेटेज चेंज नहीं होता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई में थोड़ा सा फ़र्क था। अब जीडीपी का हम लोगों ने बहुत पढ़ा, पिछली वीडियो से अब तक जीडीपी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जीडीपी का फ़ायदा क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो है जीडीपी एवरेज इनकम कितनी चल रही है देश की, उसको काउंट करने में सक्सेसफुल रहती है। क्यों? क्योंकि जीडीपी अगर देखा जाए तो क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू है, उनकी फाइनल वैल्यू है। अब उस फाइनल वैल्यू में लेबर को वेज मिली होगी, ठीक, उसमें प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिला होगा, जो बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटरेस्ट मिला होगा, जिनके पास रियल एस्टेट था, लैंड थी, उनको रेंट मिला होगा। तो इन सब की इनकम ऑलरेडी जो फाइनल वैल्यू है उसमें इन सब की वैल्यू, इनकी इनकम छुपी रहती है। तो जब जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब ये है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही होंगी, लोगों की इनकम भी बढ़ रही होगी। ऐसा एक हम लोग आइडिया लगा लेते हैं जीडीपी के बढ़ने से या जीडीपी के कम होने से। सो जीडीपी ऑन द वन हैंड इज एबल टू ट्रैक द चेंजेस इन द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री बट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम। वो इनकम कितनी बढ़ी है, मान लेते हैं 1 लाख करोड़ आपकी जीडीपी इस साल में बढ़ गई फ्रॉम 2020 टू 2021। अब वो 1 लाख करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? हो सकता है लेबर को उसका केवल 10% ही गया हो, प्रॉफिट में वो 40% गया हो, और इंटरेस्ट में वो 20% गया हो, और जो बचा वो रेंट में चला गया 30%, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हम लोगों को नहीं पता है जीडीपी में। हाँ, नेशनल इनकम की एवरेज बता देता है कि एवरेज इनकम इतनी बढ़ी है देश की, लेकिन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, लेबर को कितना मिला। अब लेबर तो मेजॉरिटी में है,
इनको कितना मिला, उनको 10% मिला, प्रॉफिट कितना गया, केवल 40% ही गया। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि लेबर को 40% गया है, प्रॉफिट बनाने वाले को केवल 10% आया है, इंटरेस्ट वाले को 5% आया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये आइडिया के ऊपर बेसिस हो जाते हैं, आइडिया पे बेस्ड हो जाते हैं कि इतना हुआ होगा, इतना नहीं हुआ होगा। हम लोगों को एक एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है वो जीडीपी से पता करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम लोग नहीं पता कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन इनकम कैन बी अर्नड बाय हैंडफुल ऑफ पीपल, बट स्टिल द जीडीपी विल शो दैट देर इज़ अ राइज इन द नेशनल इनकम। की हम लोग मान सकते हैं कि जीडीपी बढ़ गई है, 1 लाख करोड़ से जीडीपी बढ़ी है, तो हो सकता है उसका 90% बेनिफिशियरी जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, 90% बेनिफिट जो है वो बिलियनर्स का हुआ हो। ऐसा पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही होता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन और 10% जो मेजॉरिटी ऑफ दी आपकी पॉपुलेशन है, 10% को उनको 10% ही मिला, मतलब 10% लोगों को 90% उसमें वेल्थ मिल गई और 90% लोगों को केवल 10% वेल्थ मिली। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इनकी वेल्थ उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन जीडीपी दिखाएगा कि देश की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जीडीपी में एक थोड़ा सा ये फॉल्ट है या फिर ये ड्रॉबैक है, जीडीपी से हम लोग एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कर पाते हैं। वेलफेयर कितना किसका हो रहा है वो पता करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग जीडीपी is to estimate value of goods and services produced, but it can track only those which is given monetary value and not those values which are included and which is not given any monetary value। कि पर्पस जीडीपी का क्या है, आपकी मॉनेटरी वैल्यू को, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके मॉनेटरी वैल्यू को एक उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको एक मॉनेटरी वैल्यू देना, उसको एक वैल्यू देना, उसको एक मॉनेटरी वैल्यू। मतलब अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मैं 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरी सर्विसेज को एक मॉनेटरी वैल्यू मिल गई है 2000 रुपीज़ की, ठीक है। तो मेरे एफर्ट्स की क्या वैल्यू है वो जीडीपी से मुझे पता चल जाती है। लेकिन जीडीपी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगी जो लेबर सर्विसेज फ्री है। हम अपने घर में देखते हैं, हमारे घर में मदर्स कितना काम करती हैं, लेकिन हम लोग उनकी काम की वैल्यू को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर पाते, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते कि लेबर कितना हो रहा है असल में। या फिर फार्म सेक्टर है, फार्म सेक्टर में हम लोगों ने रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर कि फेमिनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे माइग्रेशन हो रहा है मेल्स का अर्बन एरियाज़ की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स अब फार्म पे काम करना शुरू कर जा रही हैं रूरल सेक्टर में। अब वो मेहनत कर रही है अपनी फील्ड पे, लेकिन उनका जो लेबर है अपनी ही फील्ड पे उसकी कोई वैल्यू प्रेजेंट होके नहीं आ रही है, क्योंकि अपनी फील्ड पे लेबर करने का उसमें चार्ज वो इंक्लूड नहीं कर पा रही है या फिर वो ना जीडीपी दिखा पा रहा है। तो एक ये नुकसान होता है जीडीपी अकाउंटिंग में कि हम लोग केवल उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पता कर सकते हैं जिसको एक मॉनेटरी वैल्यू मिली है। जिसको मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिली है उसकी हम लोग वैल्यू क्या है उन गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एस्टिमेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जीडीपी एक्सटर्नलिटीज़ को कभी कभार कैलकुलेट नहीं कर पाता है। अब एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है पहले उसको समझते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ हम बोलते हैं कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी हार्म हमें किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से मिला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटीज़ को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में है तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी केवल डाला हुआ है। बाकी सोशल एक्सटर्नलिटीज़ और पॉलिटिकल एक्सटर्नलिटीज़ बहुत भी होती हैं, हम लोग केवल इकोनॉमिक्स में ही कन्फाइंड है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो वैल्यू क्रिएट कर रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कैपिटल क्रिएट कर रही है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रही है, लेकिन वो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। नदी भी पॉल्यूटेड हो रही है, उस पॉल्यूशन की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, उस नदी पोल्यूट होने की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, या फिर एक सैनिटेशन का एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो जा रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, या फिर स्लम डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये एक्सटर्नलिटीज़ हैं, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, ये जीडीपी काउंट नहीं करता है। साथ ही साथ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को भी काउंट नहीं कर पाता है। जैसे एक इंडस्ट्री बन गई तो लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ के लोगों की जो ज़मीन की वैल्यू है वो बढ़ गई और वहाँ पे राशन वाले, स्कूल वाले, हर चीज़ की एक डिमांड बढ़ गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऐड नहीं कर पाती है जीडीपी, इसको काउंट नहीं कर पाती है कि एक्सटर्नलिटीज़ कितनी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों का था जीडीपी के बारे में एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि जीडीपी कैसे काम करता है। और जीडीपी में हम लोगों ने देखा कि
जीडीपी के बाद हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन का असर पड़ता है जीडीपी पे। इन्फ्लेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी की हम लोगों ने ड्रॉबैक्स देखी, और ये इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मनी के रोल को पढ़ेंगे इन चैप्टर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।